गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या आर्थिक साम्य या आर्थिक संतुलन, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक साम्य या संतुलन, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। साम्य या संतुलन देखिए, साम्य या संतुलन हिंदी में हम साम्य भी बोलते हैं या इसको संतुलन बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इंग्लिश एक ही होगी, जबकि हिंदी में हम साम्य या संतुलन बोलेंगे। अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम का बहुत ही अधिक महत्व है। आर्थिक संतुलन के अंतर्गत जो संतुलन शब्द है या साम्य शब्द है, जिसे इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम शब्द जो है, इसकी यदि व्युत्पत्ति की हम बात करें तो इक्विलिब्रियम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों कौन कौन शब्द? एक्वस एंड लिब्रा। एक्वस और लिब्रा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्वस और लिब्रा, एक्वस की जो स्पेलिंग होगी ACQUS होगा। तो एक्वस और लिब्रा दो लैटिन शब्दों से मिलकर जो है इक्विलिब्रियम शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो इक्विलिब्रियम शब्द जो है, इक्विलिब्रियम शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द एक्वस और लिब्रा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें एक्वस का अर्थ होता है समान और लिब्रा का अर्थ होता है साम्य। साम्य या संतुलन। एक्वस का अर्थ समान और लिब्रा का अर्थ साम्य या संतुलन होता है। इस प्रकार इक्विलिब्रियम का जो अर्थ हुआ वो क्या हो गया? फाइनली इसका जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ? समान संतुलन। इतनी बात समझ में आ गई? आर्थिक संतुलन में जो संतुलन शब्द है या साम्य शब्द है, जो कि अंग्रेजी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम या साम्य शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों
इक्वस और लिब्रा शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इक्वस का अर्थ होता है समान और लिब्रा का अर्थ होता है साम्य या संतुलन। इस प्रकार जो है इक्विलिब्रियम या साम्य का अर्थ क्या हुआ? समान संतुलन। अर्थशास्त्र में जो साम्य शब्द है ये भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान के साम्य से लिया गया है। जो हमारा अर्थशास्त्र का जो साम्य है ये कहाँ से लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है, फिजिक्स के साम्य से लिया गया। लेकिन जो फिजिक्स का साम्य है, यहाँ जो साम्य है इसका मतलब होता है गतिहीन, गतिहीनता, विरामावस्था। विरामावस्था या गतिहीन जो अवस्था होती है वही क्या होता है? संतुलन की स्थिति होती है। मतलब भौतिक विज्ञान में साम्य जो है उसमें गति नहीं पाई जाती, यानी गति क्या होता है? शून्य होता है, विरामावस्था होता है, गतिहीनता की स्थिति होती है। जबकि आर्थिक जो संतुलन है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, यहां पर गतिहीनता नहीं होता है, गति शून्य नहीं होता है, बल्कि गति होती है, गति होती है। हमारे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? गति होती है। इसमें परिवर्तन की गति जो होती है ये स्थिर होती है। जो परिवर्तन की गति होती है वो स्थिर होती है, अर्थात गति होती है लेकिन एक समान गति होती है, एक चाल से होती है, एक स्थिर गति से होती है। यानी जो परिवर्तन होता है उसकी अनुपस्थिति होती है। परिवर्तन की दर जो होती है, परिवर्तन की दर स्थिर होती है, परिवर्तन नहीं होता, बाकी गति होती है। जैसे आप कार में बैठे हो, कार जो है एक समान गति से चल रही है, तो आप बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज आप बाहर ना देखो तो लगता है कि आप क्या हैं? बैठे हुए हैं, और कार भी क्या है? रुकी हुई है या स्थिर है, कोई परिवर्तन आपको नहीं चल रहा। जबकि परिवर्तन हो रहा है, गति हो रही है। पृथ्वी को ले लीजिए, पृथ्वी क्या कर रही है? ये घूर्णन गति भी करती है और परिक्रमण की गति भी करती है, रोटेशन भी करती है, रिवोल्यूशन भी करती है। वो अपने धुरी पे भी नाचती है और सूर्य का भी क्या करती है? परिक्रमा करती है। इसका मतलब पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमको फीलिंग होती है? नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी सतत एक गति से, एक चाल से अपने धुरी पे क्या कर रही है? घूम रही है और सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। तो इसका मतलब क्या है? परिवर्तन की जो दर है वो स्थिर है, उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए स्थिर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो हम आर्थिक साम्य की बात करते हैं तो यहाँ पे जो परिवर्तन की गति है वो स्थिर होती है। परिवर्तन का जो दर होता है, गति में जो परिवर्तन का दर होता है वो स्थिर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। बाकी गति होती है, गति शून्यता से नहीं मतलब होता। हमारे अर्थशास्त्र में साम्य का मतलब गतिहीनता से नहीं होता है, विरामावस्था से नहीं होता है, बल्कि गति होती है लेकिन एक समान गति होती है। हमारे भारत के जो अर्थशास्त्री जे.के. मेहता जी ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र में जो साम्य होता है उसमें परिवर्तन की दर, गति की जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या होता है? उसकी अनुपस्थिति होती है, यानी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। अर्थशास्त्र में जो साम्य शब्द है, अर्थशास्त्र में जो साम्य है उसमें गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है, मतलब गति में परिवर्तन नहीं होता,
गति होता है, लेकिन गति का जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है, वो नहीं होती, मतलब वो स्थिर होती है। तो यहां पर आर्थिक साम्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक साम्य या आर्थिक संतुलन वह अवस्था है जिसमें गति तो होती है, लेकिन गति में जो परिवर्तन होती है उसकी अनुपस्थिति होती है। गति में परिवर्तन की दर की अनुपस्थिति होती है, यानी एक समान गति से गति होती है। गति का जो दर है वो क्या है, समान होता है, स्थिर होता है। तो ये हमारा जो है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, आर्थिक साम्य। समझ में आ गया आपको आर्थिक साम्य का मतलब क्या होता है? चलिए अब हम बात करेंगे कि जो हमारा आर्थिक साम्य है, यहां पे आपको क्लियर हो गया कि जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है ये फिजिक्स के इक्विलिब्रियम से क्या है, बिल्कुल ही अलग है। हालांकि ये फिजिक्स के इक्विलिब्रियम से ही लिया गया है, लेकिन दोनों का जो सेंस है, दोनों की जो मीनिंग है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो हम अर्थ लेते हैं वो गतिहीनता से नहीं लेते, जबकि वहाँ पर फिजिक्स में साम्य का मतलब गतिहीनता से होता है। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक साम्य या आर्थिक संतुलन के प्रकार जिसको आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या आर्थिक साम्य के प्रकार। तो अर्थशास्त्र में जो साम्य है या आर्थिक साम्य जो है, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके प्रकार को हम कई वर्गों में आप देखिए वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो वर्ग होगा हमारा, उसका नाम है स्थिर, अस्थिर, तथा तटस्थ। तटस्थ साम्य। स्थिर, अस्थिर तथा तटस्थ साम्य। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उसमें हम कह सकते हैं कि विशिष्ट, या इसी को आंशिक भी बोलते हैं, तथा सामान्य साम्य। अगला यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साम्य। आगे हम बात करें, इसके अन्य वर्गीकरण भी हैं, जिसमें नेक्स्ट है आपका एकल तथा बहुल साम्य। और हम बात करें, लास्ट आपका है स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य। तो
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, आर्थिक साम्य के हम प्रकार की बात करें तो इसको आप देखना है निम्नलिखित यहाँ पे 5 वर्गों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार जो है जो हमारा साम्य होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपका स्थिर साम्य, अस्थिर साम्य तथा तटस्थ साम्य। फर्स्ट है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्थिर साम्य क्या होता है? यदि हम स्थिर साम्य की बात करें तो स्थिर साम्य वह आर्थिक अवस्था होती है जिसमें यदि संतुलन की स्थिति विद्यमान है और किसी कारणवश संतुलन में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, अर्थात संतुलन भंग हो जाए, अर्थात असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो अर्थव्यवस्था में ऐसी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है क्रियाशील हो जाते हैं, ऐसे कारक क्रियाशील हो जाते हैं, ऐसी शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं जो अर्थव्यवस्था को पुनः क्या करती है? संतुलन की अवस्था में ला देती है, पूर्व संतुलन की अवस्था में ला देती है। बात समझ आ गई? कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति विद्यमान है, किसी कारणवश ये संतुलन भंग हो जाता है, इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे आर्थिक शक्तियां पाई जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं तुरंत, जो कि इसको क्या करती है? पूर्व संतुलन में स्थापित कर देती है, फिर से जो है संतुलन प्राप्त हो जाता है। वही संतुलन जहां पे पहले था, संतुलन बदलता नहीं है यहाँ पे, यानी कुछ समय के लिए असंतुलन उत्पन्न हो जाने के बाद भी स्वतः अपने आप ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं कि फिर से जो है संतुलन की स्थिति क्या होती है? पूर्व संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या अपने पूर्व संतुलन पर क्या होता है? ये पहुंच जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? स्थिर साम्य कहते हैं। अस्थिर साम्य क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यदि इकोनॉमी हमारी स्टेबल है, संतुलन इक्विलिब्रियम की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, यदि किसी कारणवश थोड़ा सा भी इसमें असंतुलन उत्पन्न कर दिया जाए, व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाए, तो इकोनॉमी में ऐसी विपरीत शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं जो इसको क्या करती हैं? इसको पूर्व संतुलन से दूर धकेल देती है, और ये पूर्व संतुलन से इतना दूर हो जाता है कि ये फिर से अपने पुराने संतुलन को प्राप्त नहीं हो पाता। इस तरह का जो संतुलन होता है इसको हम अस्थिर साम्य या अस्थिर संतुलन कहते हैं। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य क्या है कि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है, लेकिन उसमें यदि हम जरा सा भी हलचल पैदा कर दें
उसको असंतुलित कर दें तो उसमें ऐसी विपरीत शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं कि जो इसको पूर्व संतुलन से दूर की तरफ लेके जाती हैं और ये फिर से अपने पूर्व संतुलन को प्राप्त नहीं हो पाता, फिर से ये वापस नहीं आता। तो इस तरह का जो संतुलन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? अस्थिर संतुलन कहते हैं। तटस्थ संतुलन क्या होता है? तटस्थ संतुलन का मतलब ये होता है कि यदि अर्थव्यवस्था में साम्य की स्थिति है, यदि ये इसमें असंतुलन उत्पन्न कर दिया जाए तो असंतुलन के पश्चात ये जहां पे पहुंचता है ये वहीं पे क्या होता है? वहीं पर ये रुक जाता है, वहीं पे संतुलन, नया संतुलन स्थापित कर लेता है। ये न तो पूर्वावस्था में आ पाता है और न ही अपने अवस्था से दूर जाता है, न तो ये बहुत दूर जाता है और न ही क्या होता है, न ही ये अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त होता है, बल्कि वहीं पे क्या होता है? वहीं पे वो अपना संतुलन स्थापित कर लेता है। इस तरह का जो संतुलन होता है इसको हम क्या कहते हैं? तटस्थ संतुलन कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझें। ये मान लीजिए एक कप है, इसमें एक गोली रखी हुई है। अब ये गोली इसमें रखी हुई है कप में, तो इसका मतलब क्या है कि ये साम्य की स्थिति में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा असंतुलन उत्पन्न कर दिया जाए, हलचल पैदा कर दिया जाए तो क्या होता है? जरा सा भी आप हलचल पैदा करते हैं तो ये गोली क्या होगी? इधर की तरफ भागेगी, फिर ये नीचे की तरफ आएगी तो इधर की तरफ भागेगी, फिर ये इधर से फिर इधर की तरफ आएगा। तो आप देखेंगे ये गोली ऐसे 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 होते 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 फिर से क्या होगा? धीरे धीरे वो अपने पूर्व संतुलन को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा संतुलन जो जिसमें असंतुलन उत्पन्न होने के बाद अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं जो उसको फिर से संतुलन की स्थिति में, पूर्व संतुलन की स्थिति में ला देती हैं। तो इस प्रकार का जो संतुलन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? स्थिर साम्य कहते हैं या स्थिर संतुलन कहते हैं। इसी कप को आप उल्टा कर दीजिए और इस गोली को यहां पर रख दीजिए। अब इस कप में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा हलचल पैदा करेंगे, असंतुलन उत्पन्न करेंगे। तो जैसे ही इसमें आप जरा सा भी हलचल पैदा करते हैं ये गोली क्या होगा? या तो इधर तरफ भागेगा या तो इधर तरफ भागेगा, और ये गोली इस पुराने संतुलन से क्या होता है? दूर चला जाता है और फिर से ये वापस इस पूर्व जो है संतुलन की तरफ नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं जो इसको पुराने संतुलन की ओर नहीं आने देती। इस तरह का जो संतुलन होता है इसको अस्थिर साम्य कहते हैं। बात समझ में आ गई? अस्थिर साम्य क्या होता है? अस्थिर साम्य की दशा में आप देखें कि यदि इकोनॉमी हमारी संतुलन की स्थिति में है, यदि जरा सा भी इसमें जो है हम हलचल पैदा करते हैं, इसमें हम असंतुलन उत्पन्न करते हैं, तो क्या होता है? ये इकोनॉमी में ऐसी विपरीत शक्तियां क्रियाशील होती हैं
कि इसको फिर से पुराने संतुलन में वापस नहीं आने देती, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अस्थिर साम्य कहते हैं। और तीसरा जो होता है ये आपका अस्थिर साम्य होता है। तीसरा जो है वो तटस्थ साम्य होता है। तटस्थ साम्य तटस्थ साम्य वह साम्य होता है जिसमें असंतुलन उत्पन्न होने पर न तो यह अपने पुराने संतुलन को वापस होती है और न ही ये संतुलन से बहुत दूर हो जाती है, बल्कि ये जहां पे रहती है वहीं पे अपना संतुलन स्थापित कर लेती है। तो इस तरह का जो संतुलन होता है इसको हम क्या कहते हैं, तटस्थ साम्य कहते हैं। तीनों आपको समझ में आ गया? इसमें क्या है, समझ में आ गया कि ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं स्थिर साम्य में जो कि पुराने संतुलन में ला देती हैं, ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं जो इसको फिर से पुराने संतुलन में वापस नहीं लाने देती। यहाँ पर न तो ये जो है इससे बहुत दूर होता है, जैसे ये वापस नहीं आ रहा है, न तो ये वापस आता है, न तो इससे बहुत दूर होता है, बल्कि जहाँ रहता है वहीं पे संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इस तरह का जो संतुलन होता है इसको तटस्थ संतुलन कहते हैं। देखिए, इकोनॉमिक एनालिसिस में सामान्यतः हम स्थिर साम्य का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य दो जो साम्य है इसका सैद्धांतिक महत्व है। तो आइए स्थिर साम्य को हम रेखाचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। तो आप देखिए, प्राइस का जो निर्धारण होता है, देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है। यहाँ पर हम डिमांड एंड सप्लाई लेंगे, मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई बोलते हैं इसको। यहाँ पर वस्तु की कीमत ले लेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो वस्तु की जो कीमत का निर्धारण होता है वह मांग और पूर्ति के संतुलन के आधार पर ही निर्धारित होता है। अर्थात जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर क्या होता है, साम्य कीमत का जो है निर्धारण होता है। तो ये आपका डीडी कर्व है और ये आपका एसएस कर्व है। डीडी कर्व जो है ये मांग वक्र को दिखाता है। डीडी क्या है, ये मांग वक्र को दिखाता है, इसको मांग वक्र बोलते हैं, डिमांड कर्व। और एसएस क्या है, इसको सप्लाई कर्व बोलते हैं, पूर्ति वक्र। इसका जो ढाल होता है ये ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मांग वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है अर्थात ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। और ये जो वक्र का जो ढाल है या जो मांग वक्र है ये क्या करता है, वस्तु की मांग और कीमत में जो है क्या करता है, उल्टे संबंध को बताता है। ये विपरीत संबंध को बताता है। जबकि पूर्ति जो है क्या करता है, ये इसके और मांग के बीच क्या होता है, सकारात्मक संबंध होता है ना। पूर्ति और कीमत, पूर्ति और कीमत के बीच में कैसा संबंध होता है, पूर्ति और कीमत के बीच में सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, आनुपातिक संबंध होता है। आनुपातिक संबंध का मतलब ये होता है कि यदि कीमतें बढ़ेंगी तो पूर्ति भी बढ़ेगा,
कीमतें घटेंगी तो पूर्ति भी घटेगा। ये सीधा संबंध होता है, इसलिए इसका जो ढाल होता है धनात्मक होता है, ये नीचे से ऊपर तरफ होता है। और इसमें उल्टा संबंध होता है, कीमतें बढ़ने से मार्ग घटता है, कीमतें घटने से मार्ग बढ़ता है, उल्टा संबंध होता है। इसलिए इसका ढाल क्या होता है, नीचे की तरफ होता है या गिरता हुआ होता है। इतनी बात समझ में आ गई। जहाँ पर मार्ग वक्र पूर्ति वक्र को काटता है वहीं पे क्या होता है, वहीं पे आपका एक संतुलित कीमत निर्धारित होती है। एक संतुलित कीमत का निर्धारण वहीं पर होता है। तो आप देख रहे हैं इसको के बिंदु मान लीजिए, तो के बिंदु पर क्या कर रहा है, डी डी एस एस वक्र को काट रहा है, जहाँ पे जो इसकी मात्रा आप देखें मांग और पूर्ति की ओएम है, और इसका जो है कीमत कितना है ओपी, ओपी कीमत है, और मांग और पूर्ति कितना है ओएम है। यहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए ओएम मांग भी है ओएम पूर्ति भी है, जबकि कीमत कितनी है ओपी है। तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर है, इसलिए ये कीमत कैसी है, एक संतुलित कीमत कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमी क्या है, संतुलन की स्थिति में, ये साम्य की स्थिति है। अब हम चेक करेंगे किस तरह का साम्य है, ये स्थिर है, अस्थिर है, तटस्थ है। चूँकि हम पहले ही बता दिया आपको कि हम साम्य स्थिर साम्य पर चर्चा करेंगे, उसका एग्जाम्पल हम लेके समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पे स्थिर साम्य की बात कर रहे हैं, तो स्थिर साम्य में साम्य की स्थिति पहले से विद्यमान है। तो स्थिर साम्य के अनुसार यदि उसमें क्या कर दिया जाए, असंतुलन उत्पन्न कर दिया जाए, है ना, विचलन पैदा कर दिया जाए, हलचल पैदा कर दिया जाए, तो असंतुलन कब उत्पन्न होगा, जब कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी। मान लीजिए कीमतें संतुलित कीमत से कीमतें बढ़ गई, ये आपका ओपी से कितना हो गया, OP1 हो गया, कितना हो गया OP1 हो गया। यहाँ पर स्थिति देख लीजिए मांग और पूर्ति की, यहाँ पर मांग और पूर्ति की स्थिति आप देख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका K1, ये हो जाएगा K2, ये दो बिंदु हैं। यहाँ पर आप देखिए ये P1 कर लीजिए इसको, यानी संतुलित कीमत OP से कीमतें क्या हो गई, बढ़कर OP1 हो गई, कीमतें बढ़ गई। OP1 कीमत पर आप देख रहे हैं जो मांग है, डिमांड, वो कितना है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं या इसको नीचे मिला के यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें डिमांड वक्र को यहाँ पे काट रहा है ये, तो आपका मांग कितना है, मांग PK1 है, और पूर्ति कितना है P1 K2 है। देखिए पूर्ति कितना है, P से लेकर K2, क्योंकि पूर्ति वक्र यहाँ पे है, तो पूर्ति कितना है PK2 है, और मांग कितना है P1 K1, सॉरी P1 करके बोलेंगे, P1 K1 मांग है और P1 K2 क्या है, पूर्ति है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि डिमांड क्या है, कम है, सप्लाई क्या है, अधिक है। इसका मतलब है सप्लाई अधिक है किससे, डिमांड से। यहाँ पर आप देखें तो सप्लाई क्या है, डिमांड से अधिक, पूर्ति मांग से क्या है, अधिक। S इज ग्रेटर देन D, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पूर्ति आधिक्य है, यहाँ पर क्या है, पूर्ति आधिक्य। अब देखिए जब किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है, मांग से अधिक हो जाती है। पूर्ति मांग से अधिक होने से मतलब, अब पूर्ति मांग को यदि हम सामान्य भाषा में समझे, आगे आपको पूर्ति और मांग के बारे में विस्तार में हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझिए कि मांग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मांग का मतलब ये हुआ कि हम कितनी वस्तु की जो है, कितना वस्तु खरीदना चाहते हैं। मांग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि हम कितना वस्तु खरीदना चाहते हैं। और पूर्ति का मतलब आप ये समझिए कि बेचने वाला जो है वो कितना वस्तु बेचना चाहता है, यानी बेचने वाले के पास कितना वस्तु है जो बेचने के लिए तैयार है। तो कितना बेचना चाहता है और आप कितना खरीदना चाहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप खरीदना कम चाहते हैं, यानी कम वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि डिमांड क्या है, कम है, जबकि बेचने वाले के पास वस्तु अधिक है, वो अधिक वस्तुओं को बेचना चाहता है। तो वस्तु अधिक है जबकि मांग आप कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऐसी स्थिति में वो अपने वस्तु की कीमत क्या करेगा, अपने वस्तु की कीमत घटा देगा। ऐसे देखिए मार्केट में जब टमाटर वाला सीजन आता है तो देखिए सब जगह बड़े बड़े जो है क्या करते हैं,
अधिक से अधिक मात्रा में जो है टमाटर लेके बैठे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो टमाटर की सप्लाई अधिक हो जाती है और पता चला मांग कम है, बारिश हो गई, लोग बाहर नहीं निकले सब्जी लेने के लिए, मांग कम हो गई। तो मांग कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा है, ये तो बिकेगा नहीं तो खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि अति अल्पकाल से संबंधित होता है जो सब्जियां होती हैं, दैनिक बाजार इसको बोलते हैं, है ना, डेली मार्केट। तो इसको हम स्टोर करके बहुत दिन हम रख नहीं सकते, खराब हो जाएगी, है ना, 1 दिन 2 दिन तक सही रहेगी, उसके बाद तो खराब हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, ऐसी स्थिति में जो विक्रेता होगा वो क्या करेगा, तो वस्तु की कीमतों को घटा देगा। भाई जब खरीदने वाले का है तो क्या करेगा, कीमतों को बढ़ाएगा, बढ़ा देगा तो और नहीं बिक्री होगी, तो क्या करेगा, तो कीमतों को घटा देगा। तो कीमतें यहाँ पे क्या होती हैं, घटना शुरू कर देती हैं। पूर्ति अधिक होने से, मांग कम होने से पूर्ति क्या होता है, ये पूर्ति अधिक होने से क्या होता है, ये कीमतों को कम कर देता है। जब कीमतें कम हो जाती हैं तो क्या होगा, जैसे 20 रुपये किलो टमाटर दे रहा है तो कह दिए चलिए 20, अभी 20 में, थोड़ी देर बाद आप कहिए कि नहीं चलिए भैया हम 15 में ही देंगे, नहीं तो कहेगा नहीं चलिए 10 में ही देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप 1 किलो टमाटर लेने वाले होते हैं, सोचते चलिए 2 किलो लेते हैं, है ना, तो आप मांग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन वो 20 से 25 कर दिया, 30 कर दिया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या 1 से 2 किलो लेंगे, नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि हम आधा किलो ही ले लेते हैं, है ना, तो मांग क्या करेंगे, आप कम कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कीमतें कम करेगा, कीमतें कम करने से मांग क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा। कीमतें कम करेगा तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब एक कीमतें कम कर रहा है, प्राइसेस कम हुई, मांग क्या होगा, अधिक होगा, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, कीमतें कम होते 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 मांग बढ़ते 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 आप देखेंगे फिर से कहाँ पहुँच जाएंगे हम, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से हम साम्य की स्थिति में आ जाएंगे। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे डी और एस क्या होगा, दोनों फिर से बराबर होगा। बात नहीं समझ में आई। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यदि असंतुलन उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होने मतलब क्या, या तो कीमतें बढ़ेंगी या तो घटेंगी। मान लीजिए कीमतें बढ़ जाता है, तो कीमतें बढ़ने से क्या हो रहा है कि पूर्ति अधिक हो जा रही है और मांग कम हो जा रहा है। कीमतें बढ़ने से मांग कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। तो अब क्या करेगा, पूर्ति अधिक है तो क्या करेगा, अब विक्रेता क्या करेगा, कीमतों को कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पूर्ति उसके पास ज़्यादा है, सप्लाई अधिक है, बेचने के लिए वो ज़्यादा वस्तु रखा हुआ है, तो कीमतें कम करेगा। जब कीमतें कम करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कीमतें कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। कब तक करेगा, जब तक मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से साम्य की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए कि संतुलन को जो है भंग करने में, या जब कीमतें बढ़ती नहीं है, मान लीजिए घट जाती हैं, तब क्या होगा। मान लीजिए कीमतें कम हो गई, आप देखिए P से P2 हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए ये हो जाएगा K3 और K4। यहाँ पे आप देखिए, तो कीमतें घटने से आप देखिए सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई P2 K3 है, P2 K3 सप्लाई है, पूर्ति है, जबकि मांग कितना है, P2 K4 है। P2 K4 बराबर मांग है और P2 K3 बराबर पूर्ति है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मांग पूर्ति से क्या है, अधिक है। यहाँ पे मांगाधिक्य है। कौन सी स्थिति है, मांगाधिक्य है। तो मांगाधिक्य के लिए क्या करेंगे, D इज ग्रेटर देन S। यहाँ पर मांग जो है पूर्ति से क्या है, अधिक है। अब आप देखिए कीमतें कम हो गई वस्तुओं की, तो ऑटोमेटिक जब कीमतें कम होंगी तो क्या होगा, मांग अधिक हो जाएगा। तो यहाँ कीमतें कम होने से क्या हो रहा है, मांग बढ़ गया। किसकी अपेक्षा, पूर्ति की अपेक्षा। पूर्ति की अपेक्षा मांग क्या हो गया, अधिक हो गया। तो जब पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाएगा, सामान कम है, खरीदने वाले अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, विक्रेता क्या करेगा, देखेगा बहुत से सारे लोग खरीदने वाले हैं, अब आज मार्केट में केवल हमारे पास ही है या कुछ लोगों के पास ही है, यानी जो सप्लाई है वो बहुत कम है, तो क्या करेगा, वो प्राइसेस बढ़ा देगा, कीमतें बढ़ा देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मांग अधिक और पूर्ति कम होने से प्राइसेस क्या करेगा, बढ़ाएगा।
बढ़ाएगा मतलब OP2 से क्या करेगा, ये यहाँ से बढ़ाएगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और ये तब तक बढ़ाएगा जब तक कि क्या हो जाए, मांग और पूर्ति बराबर न हो जाए। और मांग और पूर्ति जहाँ बराबर होगी यही तो संतुलन की स्थिति है, यही तो पूर्व स्थिति है। तो फिर से हम क्या होते हैं, आप देखिए कि ये फिर से पूर्व संतुलन की स्थिति में उत्पन्न हो जाता, पहुँच जाता है। तो यही क्या है, यही स्थिर साम्य है कि ये इसका साम्य भंग होता है। आप देख रहे हैं बढ़ता है या घटता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं कि इसको फिर से क्या करती हैं, पूर्व संतुलन की तरफ स्थापित कर देती हैं। यही जो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे इसमें आपका, इसमें भी साम्य जो है दो प्रकार के हैं, आप देख रहे हैं, विशिष्ट साम्य और विशिष्ट, या इसी को आंशिक बोलते हैं। पार्टियल इंग्लिश बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम, और सेकंड आपका है जनरल इक्विलिब्रियम, सामान्य, सामान्य साम्य या जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसके अनुसार जो साम्य होता है दो प्रकार का होता है, विशिष्ट साम्य और सामान्य साम्य। जिसमें हम विशिष्ट साम्य की बात करें तो विशिष्ट साम्य को हम आंशिक साम्य भी कहते हैं। विशिष्ट या आंशिक साम्य क्या होता है, तो विशिष्ट या जो आंशिक साम्य होता है, यहाँ पर जो साम्य होता है वो इकोनॉमी के एक इकाई से संबंधित होता है, एक पार्ट से संबंधित होता है। जैसे हम वस्तु के उत्पादन और कीमत की केवल बात करते हैं, कीमत और मात्रा की बात करें, है ना, कीमत और मात्रा की बात करें, अन्य बातों को क्या करते हैं, स्थिर मान लें। जैसे मार्क का नियम है, क्या बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहें तो कीमतें बढ़ने मार्ग घटता है, कीमतें घटने मार्ग बढ़ता है। तो जहां पर हम एक पक्ष के संतुलन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी के एक पहलू की हम साम्य की बात करते हैं, किसी विशिष्ट वस्तु या कीमत के साम्य की हम बात करते हैं, तो क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट या आंशिक साम्य बोलते हैं। और सामान्य साम्य क्या होता है, सामान्य साम्य के अंतर्गत हम एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कह लीजिए संपूर्ण इकोनॉमी का हम अध्ययन करते हैं। सामान्य साम्य के अंतर्गत हम होल इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, यानी समूह के रूप में हम संतुलन की बात करते हैं, एक सामान्य संतुलन की हम बात करते हैं, है ना। हम यहाँ पे इकाई के या एक पहलू की बात नहीं करेंगे, हम पूरे समूह की बात करेंगे या पूरे इकोनॉमी के संतुलन की हम बात करेंगे। यदि ऐसे संतुलन की हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं सामान्य संतुलन या जनरल इक्विलिब्रियम। जैसे आपका जनरल प्राइस की बात की जाती है, माइक्रो इकोनॉमी, सामान्य कीमत की बात की जाती है ना। संपूर्ण जो आपका देश की आय जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं उसकी बात की जाती है।
तो होल इकोनॉमी के जब इक्विलिब्रियम की बात की जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम या सामान्य साम्य कहते हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया? ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। विशिष्ट साम्य, यहाँ पर आप फिर से एक बात देख लीजिए, विशिष्ट साम्य और आपका जनरल साम्य, ये जो है किसी एक आपके इकाई से, यूनिट से संबंधित है। इसका साम्य जो है इक्विलिब्रियम, यूनिट इक्विलिब्रियम है, इकाई के रूप में है, जबकि यहाँ पर जो साम्य है वो होल के रूप में, संपूर्ण के रूप में है, या आप कह लीजिए ग्रुप के रूप में, बड़े समूह के रूप में है। तो इस तरह से जो है विशिष्ट और सामान्य संतुलन की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ यदि हम चलें तो संतुलन का या साम्य का जो अगला वर्गीकरण है उसका नाम है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साम्य। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साम्य, इसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड, जो भी बोलिए, इक्विलिब्रियम और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन की यदि हम बात करें तो इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, इनका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर मार्शल ने किया था। प्रोफेसर मार्शल ने ही सर्वप्रथम कीमत निर्धारण में समय तत्व को जो है सम्मिलित किया। समय तत्व की बात सबसे पहले किसने की? मार्शल ने की। कीमत निर्धारण में सबसे पहले समय तत्व की बात किसने की? प्रोफेसर मार्शल ने की। और इसीलिए ये जो आपका संतुलन का जो ये क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, इसका प्रतिपादन जो है किसने किया? तो प्रोफेसर मार्शल जी ने किया। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यदि अल्पकाल के लिए, यदि कोई संतुलन अल्पकाल के लिए स्थापित होता है कम समय के लिए, अल्पकाल और दीर्घकाल में इसको डिवाइड किया जाए, तो यदि अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए जो है कोई साम्य स्थापित होता है और उस समय के बाद, अल्पकाल के बाद वो साम्य क्या होता है? भंग हो जाता है। तो इस प्रकार का जो साम्य होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अल्पकालीन साम्य। जैसे हम बात करें मार्केटिंग, जब हम इसमें पढ़ेंगे आगे, वहां पर हम जब कीमत निर्धारण की बात करते हैं या हम फर्म के संतुलन की बात करते हैं तो हम दोनों पीरियड में, दोनों टर्म में करते हैं, अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी। तो अल्पकाल में कैसे संतुलन स्थापित होता है और दीर्घकाल में कैसे संतुलन स्थापित होता है, ये सारी बातें हम वहाँ पे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि यदि अल्पकाल के बाद या थोड़े समय के बाद यदि संतुलन भंग हो जाता है ना, तो इस तरह का संतुलन क्या कहलाता है? इसको हम अल्पकालीन संतुलन कहते हैं।
अब यहाँ पर आप देखिए दीर्घकालीन संतुलन क्या होता है। दीर्घकालीन संतुलन वह संतुलन होता है जो लंबे समय तक, अधिक समय तक क्या होता है, इसका संतुलन भंग नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें संतुलन स्थापित होता है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन संतुलन कहते हैं। और ऐसा संतुलन जो अल्पकाल के लिए स्थापित होता है और अल्पकाल के बाद क्या होता है, वो संतुलन भंग हो जाता है, तो वो संतुलन अल्पकालीन संतुलन कहलाता है। और यदि अल्पकाल के बाद भी संतुलन भंग नहीं होता है तो वह संतुलन क्या हो जाता है, दीर्घकालीन संतुलन कहलाता है। और अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने ही कीमत निर्धारण में सर्वप्रथम समय तत्व की चर्चा की थी या समय तत्व को सम्मिलित किया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। तो अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसका नाम है एकल साम्य तथा बहुल साम्य। एकल साम्य तथा बहुल साम्य। यहाँ पर इसको हम सिंगल इक्विलिब्रियम और इसको हम मल्टीपल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। मल्टीपल इक्विलिब्रियम। एकल साम्य और बहुल साम्य जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एकल साम्य जिसमें एक तत्व के साम्य की बात की जाती है, एक पहलू के संतुलन की बात की जाती है। यदि इकोनॉमी के एक पहलू के साम्य की यदि हम बात करें तो वहाँ का जो साम्य कहलाएगा वो एकल साम्य कहलाएगा, सिंगल साम्य कहलाएगा, सिंगल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जैसे हमने कहा प्राइस और डिमांड, इसमें केवल साम्य की बात करें तो ये क्या है, ये आपका सिंगल साम्य है। ठीक है। और बहुल साम्य, मल्टीपल साम्य क्या होता है, मल्टीपल साम्य जिसमें एक से अधिक तत्वों के बीच क्या होता है, साम्य स्थापित किया जाता है। यदि एक से अधिक तत्वों के बीच जो है संतुलन स्थापित किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बहुल साम्य कहते हैं, मल्टीपल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब सिंगल तत्व के, सिंगल जो है वेरिएबल के बीच जो है साम्य स्थापित किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एकल साम्य कहते हैं। तो ये एकल और बहुल, सिंगल और मल्टीपल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे सिंगल के लिए किया जाता है, इसमें एक से अधिक जो है तत्वों या वेरिएबल्स के बीच जो है जो साम्य स्थापित किया जाता है उसको हम मल्टीपल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम। स्थैतिक तथा प्रावैगिक साम्य। स्थैतिक स्थैतिक साम्य, इंग्लिश बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट है आपका प्रावैगिक साम्य, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डायनामिक
डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थैतिक और प्रायोगिक साम्य की बात हम करें तो स्थैतिक साम्य और प्रायोगिक साम्य की यदि हम बात करें तो हमारी इकोनॉमिक्स में दो तरह का एनालिसिस है, जिसमें आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक आता है। आइए इसको हम अच्छे से पहले समझ लें, स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है। स्थैतिक और गत्यात्मक आप कह लीजिए चाहे प्रायोगिक कह लीजिए, क्या इसका मतलब होता है, पहले इसको हम समझ लें। तो जो स्थैतिक शब्द है, स्टैटिक, यहां पर भी वही स्थिति है। भौतिक विज्ञान में स्टैटिक का मतलब स्थिरता से है, गतिहीनता से है, विरामावस्था से है। लेकिन हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में जो हम स्टैटिक का प्रयोग करते हैं, स्थैतिक का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे गतिहीनता से नहीं मतलब है, बल्कि गति है। ये कोई अर्थव्यवस्था, कोई इकोनॉमी हमारी स्टैटिक इकोनॉमी है, स्थैतिक अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब वो अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं है, गतिशून्य अर्थव्यवस्था नहीं है कि वहाँ पे कोई गति, कोई विकास, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। गति हो रहा है, लेकिन गति की जो दर है वो क्या है, एक समान है। गति क्या है, एक समान है, स्थिर है। जो गति की दर है वो एक समान है, स्थिर है, इसीलिए इसको हम स्टैटिक या स्थैतिक बोलते हैं। गति तो हो रहा है, लेकिन गति में जो है क्या, एक समानता है, स्थिरता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। इसमें जो है स्टैटिक को क्लियर करते हुए जो है मार्शल जी ने एक एग्जाम्पल दिया। प्रोफेसर मार्शल ने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार किसी जंगल में बहुत सारे पेड़ उगते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। कोई जंगल है, मान लीजिए जंगल है, अब इस जंगल में क्या होता है, कुछ नए पेड़ क्या होते हैं, उगते रहते हैं, और पुराने पेड़ जो है वो क्या होते हैं, वो नष्ट होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। लेकिन पूरे जंगल का जो आकार आप देखें तो इसमें आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो वृक्षों के उत्पन्न होने और नष्ट होने के बावजूद भी जंगल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता। तो इस तरह का जो साम्य है, एक इसका उदाहरण है। एक किस तरह का जो है हम साम्य की बात कर रहे हैं या किस विश्लेषण की बात कर रहे हैं, इसी को हम स्टैटिक विश्लेषण की बात कर रहे हैं, स्थैतिक साम्य की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको परिवर्तन है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परिवर्तन की गति जो है वो क्या है, स्थिर है, एक समान गति से हो रहा है। परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वो एक समान गति से हो रहा है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टैटिक है या स्थैतिक या स्थिर। प्रोफेसर पीगू ने भी एग्जाम्पल दिया था। प्रोफेसर पीगू के अनुसार क्या है, इन्होंने एक वाटर टैंक का जो है एग्जाम्पल दिया। वाटर टैंक है, इस टैंक में जो है पानी गिर रहा है, टैंक में पानी गिर रहा है, और इस टैंक में जो पानी गिर रहा है तो लगातार पानी गिरने से क्या है कि यहाँ से भी, टैंक से भी पानी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। लेकिन इसमें जो है टैंक में पानी बराबर मात्रा में गिर रहा है, और ये बराबर मात्रा में पानी क्या हो रहा है, बाहर भी निकल रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है
इसका जो लेवल है, वाटर लेवल है, जल का जो स्तर है, उसमें आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो एक ऐसा वाटर लेवल जिसमें शांत जल भरा हुआ है, ये टैंक है, इसमें पानी न तो आ रहा है न जा रहा है, इसका लेवल इतना है। एक ये भी वाटर टैंक है, इसका भी लेवल इतना ही है, ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि ये पूर्ण विराम स्थिति में है, इसमें बिल्कुल भी गति नहीं, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि परिवर्तन की जो गति है, परिवर्तन का जो दर है, वो स्थिर है, एक समान दर से जो है परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जल का जो स्तर है वो क्या है, वो एक जैसा हमको दिखाई दे रहा है, उसमें परिवर्तन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, या स्थैतिक साम्य का जो है कॉन्सेप्ट है। यदि हम डायनेमिक की बात करें, प्रावैगिक की बात करें, तो प्रावैगिक जो संतुलन है या प्रावैगिक जो विश्लेषण है, इसमें परिवर्तन, नाम ही है इसका प्रावैगिक, गतिमान, तो इसमें तो परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन ये स्थिर नहीं होता, एक समान गति से नहीं होता है। दूसरी बात यदि हम करें तो प्रोफेसर हिक्स के अनुसार स्टैटिक इक्विलिब्रियम में समय तत्व का कोई महत्व नहीं होता, टाइम का कोई महत्व नहीं होता। इसमें जो भी चेंजिंग होता है, जो भी परिवर्तन होता है, वो एक समय के लिए होता है। जो भी इक्विलिब्रियम है, एक टाइम के लिए है, अलग अलग टाइम के लिए नहीं है। जबकि डायनेमिक में जो है, इसमें समय तत्व का महत्व है, इसमें जो भी टाइमिंग है वो अलग अलग टाइम के लिए होता है, अलग अलग समय के लिए जो है यहाँ पे साम्य स्थापित किया जाता है, जबकि यहाँ पे एक ही समय के लिए साम्य स्थापित होता है। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें डायनेमिक और स्टैटिक की, यदि हम बात करें, यहाँ पे जो साम्य होता है वो क्या होता है, वो एक बिंदु पर होता है, स्थिर होता है। जबकि इसमें जो है डायनेमिक में जो साम्य होता है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में स्थापित होने के लिए संपूर्ण मार्ग का जो है क्या करता है, विश्लेषण करता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको जल्दी से बता दें, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उपभोग और विनियोग। यहाँ पर हम इनकम लेते हैं, आय। ये y इक्वल टू सी प्लस आई 45 डिग्री का जो है लाइन है, जहाँ पे आय जो है उपभोग और विनियोग के बराबर होता है, योग के। यहाँ से आप देखें कंजप्शन का ये लाइन है, ये कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट की लाइन है। यहाँ पे साम्य की स्थिति स्थापित होती है। ये जो साम्य है ये आपका स्टैटिक, ये स्टैटिक साम्य। जबकि प्रावैगिक साम्य में क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, सी एंड आई। यहाँ पर इनकम होगा, ये एक्स अक्ष है, वही वाई अक्ष है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका y बराबर सी प्लस आई है, यहाँ पर ये सी प्लस आई है, यहाँ पर ये सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, यानी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, परिवर्तन। डेल्टा आई क्या है, विनियोग में परिवर्तन है। यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका संतुलन का जो बिंदु होगा, यहाँ से यहाँ स्थापित होगा, तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ से यहाँ के लिए एक सीधा यहाँ नहीं पहुँचता है, ये यहाँ पहुँचने के लिए इसका मार्ग पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे होते हुए तब यहाँ पहुँचता है। तो ये पूरे मार्ग का विश्लेषण करता है कौन, प्रावैगिक आपका साम्य जो होता है, यानी समय तत्व का इसमें जो है ये महत्व होता है, यहाँ पे समय तत्व का महत्व नहीं होता। तो ये स्थैतिक और प्रावैगिक साम्य होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है आज पढ़ा है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या आर्थिक साम्य, या अर्थशास्त्र में साम्य या संतुलन क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, आज इतना ही, लेट्स